नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉपी में। दोस्तों, आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रकूट 755 से 975 एडी तक इनकी कहानी चलेगी। तकरीबन 200 से ज़्यादा वर्षों तक इन्होंने राज किया था भारत के एक हिस्से पर, जो कि दक्षिण में हुआ करता था। ठीक है, तो आज हम इसके संस्थापक के बारे में देखेंगे और जो भी मतलब इनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम देख लेंगे, चाहे वो किसी भी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो, हम सबको देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अब मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि उसका उद्भव कहाँ से हुआ है, उसका संस्थापक कौन है। ठीक है, तो राष्ट्रकूटों का जो उद्भव हुआ है वो कन्नड़ से इनका मतलब उद्भव हुआ है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि ये लोग साउथ में ही मतलब इन लोगों का शासन चला है। ठीक है, दक्षिण में, तो हम वहाँ से देखेंगे इनको। ठीक है, तो कन्नड़ जो भाषा बोली जाती है वो साउथ में ही बोली जाती है। ठीक है, तो सबसे जो पहला पॉइंट आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि राष्ट्रकूटों का जो उद्भव हुआ है वो कन्नड़ से हुआ है। राष्ट्रकूटों का उद्भव कहाँ से हुआ है? कन्नड़ से हुआ है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इसके संस्थापक कौन है? तो संस्थापक हमेशा पूछा जाता रहा है, संस्थापक, और संस्थापक हैं दंती दुर्गा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दंती दुर्गा, इसको याद रखिएगा आप लोग, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम इसके जो दो तीन जो राजा रहे हैं उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कृष्णा के बारे में। कृष्णन, ठीक है, तो इनके बारे में क्या इम्पोर्टेंट है? तो सबसे पहला पॉइंट ये इम्पोर्टेंट है कि पूर्वी चालुक्यों पर कृष्णा ने हमला किया था। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि कैलाश मंदिर जो कि महाराष्ट्र में है, इसको पत्थर से काट करके बनवाया था, इसी ने बनवाया था। ठीक है, तो कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर कहाँ है ये? तो ये है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, एलोरा गुफा, एलोरा गुफा। ठीक है, अच्छा, किसने बनवाया था इसको? इसको बनवाया था कृष्णन ने। पत्थरों को काट करके बनाया गया है ये, पत्थरों को काट कर बना है। ठीक है, अब हम इसके अगले राजा के बारे में पढ़ लेते हैं। तो उसका नाम है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय, इसने क्या किया? तो उत्तरी राजाओं पर हमला किया और जीत दर्ज किया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि राष्ट्रकूट जो हैं ये दक्षिण में है। ठीक है, तो गोविंदा तृतीय जो है ये पहला ऐसा राजा था जिसने उत्तरी राजाओं पर भी हमला किया और जीता भी था ये। ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से, मान लीजिए कि ये हमारा भारत का नक्शा हो गया। ठीक है, तो राष्ट्रकूट हमारे यहाँ पर थे, मेनली यहीं पर थे। ठीक है, लेकिन वो यहाँ से निकल करके अब ये उत्तर की तरफ भी मूव कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर, तो ये किसके टाइम पर हुआ था? ये गोविंदा तृतीय के टाइम पर हुआ था। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं अमोघ वर्षा। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अमोघ वर्षा, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है इसके बारे में? तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जैन अनुयायी था, यानी कि जैन धर्म को मानता था, ये जैनवादी था, ऐसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये जैनवादी था। अच्छा, इसने क्या किया? इसने संस्कृत का विकास किया, संस्कृत का विकास किया।
विकास किया किसने? अमोघ वर्षा ने। और क्या किया? इसने एक महत्वपूर्ण कन्नड़ पुस्तक एक लिखा था, कवि राज मार्ग। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कवि राज मार्ग, ठीक है। इसको आप मतलब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है, ये काफ़ी परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है। डायरेक्ट पूछेगा कि कवि राजमार्ग किसने लिखा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये अमोघ वर्षा ने लिखा है। किस लैंग्वेज में है ये? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये साउथ में ही थी मेनली, तो ये कन्नड़ लैंग्वेज में है, कन्नड़ में, ठीक है। और किससे संबंधित पुस्तक है ये? तो ये है जैनवाद से, जैनवाद से संबंधित पुस्तक है ये, ठीक है। तो तीनों चीज़ें मैंने क्लियर कर दिया। फिर हम देखते हैं अगला राजा कृष्णा तृतीय। कृष्णा तृतीय, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो इसने क्या किया कि चोलाओं के खिलाफ लड़ाई किया था। चोला भी हमारे साउथ में ही हुआ करते थे, ठीक है। तो इनके खिलाफ ये लड़ाई करता है और तंजौर पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। और ये अंतिम प्रमुख राजा था, और इसकी मृत्यु के बाद राष्ट्रकूटों का एक मतलब समझ लीजिए कि अंत ही शुरू हो गया था, ख़त्म ही हो गए थे सब राष्ट्रकूट, ठीक है। तो इससे संबंधित बस एक ही पॉइंट आपको याद रखना है कि तंजौर पर हमला और कब्जा किया था, ठीक है, कृष्णन तृतीय ने। बस और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। अब हम देख लेते हैं कि राष्ट्रकूटों का जो प्रशासन था वो किस प्रकार से था। तो हेडिंग आप डाल दीजिए, राष्ट्रकूट का प्रशासन। तो इनका प्रशासन समझ लीजिए कि मतलब अभी हाल फिलहाल जैसे हम लोग का चल रहा है ना शासन, उसी प्रकार से मतलब मिलता जुलता है, ठीक है। तो ऊपर मैं लिखूँगा मतलब उस जगह को मतलब बताऊँगा मैं, और फिर नीचे बताऊँगा कि उस पूरे क्षेत्र के मालिक को क्या कहा जाता था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूँगा देश, ठीक है। फिर देश के अंदर क्या होता है? राज्य। राज्य के अंदर क्या होता है? तो जिला। अब देखिए एकदम पूरा स्ट्रक्चर आपको करंट का मिल जाएगा जैसा अभी हाल फिलहाल में है। फिर जिला में क्या होता है? खंड होता है, और खंड में क्या होता है? ग्राम होता है, ठीक है। तो देश के प्रमुख को क्या कहते थे? तो देश के प्रमुख को इसको साम्राज्य, राजा, ठीक है, कहते थे। फिर राज्य के प्रमुख को राष्ट्र, इसको राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कहते थे, ठीक है। यानी कि राजा सबसे पहले राजा आएगा, फिर राष्ट्रपति आएगा। फिर जिला में जिला का जो हेड था उसको क्या कहते थे? तो इसको विषयापति कहते थे, विषयापति, ठीक है। फिर खंड के जो मतलब मालिक होता था जिसके ऊपर भार था उसको क्या कहते थे? तो भोगापति, भोगापति, ठीक है। ये हो गया खंड वाला। और ग्राम वाला ग्रामपति, ग्रामपति हो गया, ठीक है। तो देश के मालिक को क्या कहते थे? राजा। राज्य के मालिक को क्या कहते थे? राष्ट्रपति। जिला के मालिक को क्या कहते थे? जैसे अभी जिलाधिकारी कहते हैं ना, जो जिला का प्रशासन देखता है, तो उस समय जो जिला का प्रशासन देखता था उसको विषयापति कहते थे। और खंड के अधिकारी को अभी फिलहाल में क्या कहते हैं हम लोग? खंड विकास अधिकारी। तो उस समय भोगापति कहते थे। और ग्राम में जो प्रधान होते हैं तो इसको ग्रामपति कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। देखिए एक व्याकरण किताब है अमोघ वृत्ति, ठीक है, जिसको किसने लिखा था?
सक्तयाना ने लिखा था, ठीक है। और एक तोल्काप्पियम एक व्याकरण किताब है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें इसमें एक मतलब इम्पोर्टेंट होंगी। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, एक व्याकरण किताब है, व्याकरण किताब है, ठीक है। क्या नाम है उसका, अमोघ वृत्ति, अमोघ वृत्ति। ऐसे याद रख सकते हैं कि इनका जो मतलब एक राजा था वो अमोघ वर्षा था, तो अमोघ वृत्ति वहाँ से आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। लिखा किसने था इसको, तो इसको लिखा था सक्तयाना ने, सक्तयाना इसने लिखा था, ठीक है। अच्छा, और एक है तोल्काप्पियम, तोल्काप्पियम, ठीक है। ये क्या है, तो ये तमिल व्याकरण है, तमिल व्याकरण किताब है ये, ठीक है, तमिल व्याकरण किताब। ये दोनों मतलब काफ़ी बार पूछा जा चुका है। सबसे ज़्यादा ये वाला पूछा जाता है, ये तोल्काप्पियम वाला, ये वाला पूछा जाता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से राष्ट्रकूटों से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी हमने देखा, हमने समझा, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था हमने देख लिया, ठीक है। और अब बस हमें लगता है कि 1-2 क्लास या मैक्सिमम 1 क्लास में हम मीडियल हिस्ट्री में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है। और फिर वहाँ से हम देखेंगे कि किस प्रकार से मतलब भारत में महमूद गजनी पहले आएगा, ठीक है, फिर मोहम्मद गौरी आता है। तो इस प्रकार से हमारी जो चीज़ें हैं वो चलती रहेंगी। और अब एंशिएंट हिस्ट्री में इतना ही इम्पोर्टेंट था, इससे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और अब हमारी जो अगली क्लास होगी वो होगी मिडिल हिस्ट्री पर होगी, ठीक है, जिसमें हम अल्पतगिन तुर्क के बारे में बात करेंगे, ठीक है, सऊदी अरब के बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे। फिर वहीं से हमारा निकल के आएगा कौन, महमूद गजनी, फिर मोहम्मद गौरी, ऐसे ऐसे फिर हमारी मिडिल हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलता हूँ फिर मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।